तो हेलो गाइज, माय नेम इज़ हितेश रोहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो आज हम आगे बढ़ाएंगे हमारी दिल्ली सल्तनत को और आज हम स्टार्ट करेंगे खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, देखो भाई, इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हमने खिलजी डायनेस्टी से पहले हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था स्लेव डायनेस्टी, है ना। इससे पहले हमारी जो दिल्ली सल्तनत है, अगर मैं आपको बताऊं दिल्ली सल्तनत, ये हमारी चलती है आपकी 1206 एडी से स्टार्ट हो जाती है ना, और यहां से लेके 1526 एडी तक ये रहती है। और 1526 के बाद हमारे मुगल एम्पायर आ जाते हैं। ठीक है, मुगल एम्पायर बन जाता है, बाबर अटैक कर देते हैं इब्राहिम लोदी के ऊपर 1526 एडी के अंदर। तो अब इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने 4 या 5 डायनेस्टीज हमें पढ़नी है। स्लेव डायनेस्टी, है ना, और ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि 1206 से लेके आपका 1290 एडी तक चलती है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी आज हम कवर करेंगे। और इसके बाद खिलजी के बाद आप देखोगे तुगलक आते हैं, तुगलक के बाद सैयद और फिर लोदीज आते हैं। ठीक है, तो आज हम हमारी सेकंड डायनेस्टी होगी दिल्ली सल्तनत की, तो इसको हम कवर करते हैं। चलो, और आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत की जो खिलजीज है ना, खिलजी डायनेस्टी, वो सेकंड डायनेस्टी है। ठीक है, याद होना चाहिए। और इसका टाइम पीरियड एक बार फिर से देख लो आप, 1290 से आपका 1320 तक चलती है। ठीक है, 1320 तक हमारी खिलजी चलती है। इसके बाद में तुगलक डायनेस्टी आ जाती है, वो हम इसके बाद वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो भाई, सेकंड डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और जो ये हमारे खिलजीज थे, ये आए तो अफगानिस्तान से थे, जैसे मैंने आपको बताया था, पर ये अफगान नहीं थे, है ना। अपने आप को क्या कहते थे? ये टर्क्स थे, तुर्की के थे, है ना। टर्की जगह है, कंट्री है, वहां से लोग गए थे, अफगानिस्तान में सेटल्ड हुए थे और फिर वहीं से ये इंडिया में आए। ठीक है, तो ऐसे इनका चलता है, तो इसलिए अपने आप को क्या कहते थे? तुर्की कहते थे, क्योंकि टर्क्स कहते हैं, हम टर्क्स कहते हैं इनको, है ना, इंग्लिश में तो टर्क्स। तो याद रखना है आपको, टर्क्स डायनेस्टी थी, है ना। खिलजी जो थे ये भी टर्क्स थे। इसके अलावा अब बैकग्राउंड आपको मैं थोड़ा बता देता हूं, अगर आपको याद हो तो स्लेव डायनेस्टी के अंदर मैंने आपको चार इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम बताए थे, है ना। 4 कौन कौन से थे? पहले आपके थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद थे आपके इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद आपके कौन थे? रजिया सुल्तान, है ना। रजिया सुल्तान के बाद मैंने आपको बताया था बलबन, है ना। तो ये मैंने आपको नाम बताए थे 4 स्लेव डायनेस्टी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग थे, है ना, रूलर थे, सुल्तान थे आप कह सकते हो। और बलबन के बाद मैंने बलबन तक आपको बताया था। तो बलबन के बाद भी क्या होता है? जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बताया तो बलबन के बाद ही आप सोचोगे स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है, नहीं। बलबन के बाद बलबन के बेटे, है ना, जिनका नाम होता है कैकबाद। ठीक है, तो ये गद्दी के ऊपर बैठते हैं, पर इनके नोबल्स वगैरह होते हैं, बोलते हैं कि भाई नहीं, तुम फिट नहीं हो गद्दी के लिए, है ना, तुम दिल्ली के सुल्तान नहीं बन सकते। तो आप देखोगे कैकबाद के 3 साल के बेटे होते हैं, है ना, जिनका नाम होता है आपका कयूमार्स। तो कयूमार्स को फिर आप कह सकते हो उसके ऊपर बिठा दिया जाता है ना, गद्दी के ऊपर, दिल्ली सुल्तान बना दिया जाता है। लेकिन इनके आप देखोगे, और फिर वही उथल पुथल चलती है इनके, जो दिल्ली सुल्तान है उसके अंदर सिंहासन के लिए। और फिर आप देखोगे एक आते हैं मलिक जलालुद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली सल्तनत के उस टाइम के सुल्तान के कमांडर होते हैं, मिलिट्री कमांडर होते हैं। ठीक है, जिनका नाम होता है जलालुद्दीन। ठीक है, और ये खिलजी होते हैं जलालुद्दीन। तो वही, तो कुछ टाइम तक आप देखोगे जो जलालुद्दीन है ना, एक कैकबाद के लिए रूल करते हैं, उनके डिसीजन उनके नाम पे रखते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे जो ये जलालुद्दीन है, यही अपने एक सिपाही को, नोबल को भेज के और इनको कैकबाद को मार देते हैं और दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो ऐसे हमारी स्टार्ट होती है क्या? खिलजी डायनेस्टी, है ना। खिलजी डायनेस्टी दिल्ली के ऊपर आ चुकी है और फर्स्ट रूलर है जो, उनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। याद रखना है आप लोगों को। ठीक है भाई, तो अब देखो, जो मैंने आपको स्टोरी बताई है वो सारी स्टोरी मैंने इसी के अंदर आपकी वो लिख दी है ना। तो आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है मैंने, वही जो समझाया वही लिखा है। अब देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्लेव डायनेस्टी का भी मैप बताया था, और उस मैप के अंदर हमने देखा था स्लेव डायनेस्टी इस एरिया पे थी, है ना, इतने एरिया पे थी स्लेव डायनेस्टी। और आप देखोगे कि जो खिलजी डायनेस्टी होती है अपने टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा, मतलब ये एरिया को एक्सपेंड करती है, अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करती है और साउथ इंडिया की तरफ ज़्यादा मूव करती है ना। तो ये देखो, ये पूरा इन्होंने आप कह सकते हो लगभग गुजरात, पूरा साउथ इंडिया, है ना, पूरा इन्होंने साउथ इंडिया कैप्चर कर रखा है एक तरीके से। तो बहुत ज़्यादा आप देखोगे
दिल्ली सल्तनत का जो टेरिटरी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होती है खिलजीज के टाइम पीरियड पे, है ना। सब आपको बताऊंगा एक एक करके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम सबसे पहले जो इनके रूलर हैं, है ना, उनके बारे में जानते हैं, जिनका नाम क्या है, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है भाई। सबसे पहले आप लोगों को उनका टाइम पीरियड याद रखना है 1290 से 96। ठीक है। और जब ये गद्दी के ऊपर बैठते हैं 1290 में बैठते हैं और 96 तक रहते हैं। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो जलालुद्दीन खिलजी थे जब गद्दी के ऊपर बैठे थे 70 साल की उम्र में बैठते हैं। ठीक है। कितने साल के थे, 70 ईयर्स ओल्ड थे। तो याद रखना है आपको ये। और जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इनका एक और नाम है ना, जिस नाम से जाने जाते हैं, तो फिरोज खिलजी। तो फिरोज के नाम से भी आप कह सकते हो इसको, या फिर खिलजी डायनेस्टी। और ये भी पूछा जाता है कि पहले ये क्या थे, है ना, स्लेव डायनेस्टी के अंडर ये मिलिट्री कमांडर थे। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। आगे देखो, इनको आरिज ए मुमालिक, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर बनाया जाता है बलबन के टाइम पीरियड पे। जब बलबन थे उन्हीं के टाइम पीरियड पे ये क्या थे, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर, या फिर आप कह सकते हो कि मिलिट्री कमांडर भी थे। ठीक है। और आप देखोगे इन्होंने कैकाबाद को मार दिया और खिलजी डायनेस्टी को दिल्ली के अंदर स्थापित कर दिया, है ना, स्टैब्लिश कर दिया। आगे देखो, जब मैंने आपको बताया 70 साल के थे जब ये गद्दी पे बैठे थे ना, और पहले ऐसे सुल्तान थे जिनका मानना था क्या, कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब जो हमारी कंट्री है, मतलब कंट्री का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो दिल्ली सल्तनत, है ना, दिल्ली सल्तनत को लोगों के हिसाब से रूल करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें लोगों को आदेश देना है और मतलब अपने जो हमारी ऑर्डर्स है उसको हमें दिल्ली की जनता को, दिल्ली सल्तनत की जनता को, उनको मतलब आप कह सकते हो इम्पोज करना है उनके ऊपर, है ना, जबरदस्ती उनसे मनवाना है। इनका मानना था कि जो भाई जो लोग कहेंगे, है ना, जो लोग कहेंगे वही होना चाहिए दिल्ली सल्तनत में, है ना। तो पहले ऐसे राजा थे, हमारी एनसीईआरटी भी लिखती है फर्स्ट रूलर, है ना, जो क्या कहते हैं, स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन द विलिंग सपोर्ट ऑफ पीपल, है ना, जो लोगों की, आम जनता की जो मतलब जो उनकी वो होंगे, विचार होंगे, राय होगी, है ना, उसी के ऊपर एक कंट्री को, दिल्ली सल्तनत को काम करना चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे उस टाइम पे ज्यादातर लोग कौन थे, हिंदूज थे, है ना। और इनका यह भी कहना था कि जब इस प्रजा के अंदर, मेरी प्रजा के अंदर ज्यादातर लोग कौन है, हिंदूज हैं, तो ये एक इस्लामिक स्टेट नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है, हिंदूज हैं। ठीक है। तो ये भी इनका कहना था, ये भी हमें एनसीईआरटी बताती है। ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इनकी कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। स्टार्टिंग में इनकी कैपिटल आप देखो किलोखारी थी, है ना, जो कि कैकाबाद ने बनवाई थी, दिल्ली के आसपास थी किलोखारी, बाद में जाके मतलब फिर आप कह सकते हो दिल्ली थी, है ना, लेकिन सिटी अगर स्पेसिफिकली पूछी जाए तो किलोखारी याद रखना है आपको। इसके अलावा इनका एक और मानना था, क्या मानना था, अब देखो इनका यह मानना था कि भाई, अब एक तो आप, मैंने आपको बताया ना कि भाई जो पब्लिक चलेगी, जैसा पब्लिक चाहेगी उसी तरीके से जो सरकार है उसको काम करना चाहिए, मतलब दिल्ली सल्तनत को उसी तरीके से काम करना चाहिए। और जो नोबल्स थे, जो इनके मिनिस्टर्स थे इनके कोर्ट में, है ना, उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजंस रखते थे, मतलब कि उनको खुश रखते थे, उनकी बात सुनते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे। नहीं तो बहुत से आपको ऐसे भी दिखेंगे जो उनको डरा के रखेंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे नोबल्स की, है ना। तो इस वजह से आप देखोगे क्या कि ये जो थे, जो हमारे जलालुद्दीन खिलजी, ये क्या करते थे, ये आपने फोटो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, है ना, तो आपने ये कैरेक्टर देखा होगा इनका, है ना, ये है जलालुद्दीन खिलजी और 70 साल की उम्र पे दिल्ली की गद्दी पे बैठते थे। ठीक है भाई। अब देखो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अपने इनके जो नोबल्स थे, नोबल्स मतलब मिनिस्टर्स, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, है ना, उनको अच्छे से ट्रीट करते थे। और ये एक रीजन है जो काफी हिस्टोरियंस या फिर आप कह सकते हो काफी लोग इनको एक वीक रूलर की तरह भी देखते हैं, है ना। काफी बार हमें सुनने को मिलता है कि जो जलालुद्दीन थे ये थोड़े से वीक इनको समझा जाता है ना। और आगे देखो, एक थे बरानी, राइटर हैं, पोएट हैं, है ना, इन्होंने एक बुक लिखी थी तारीख ए फिरोज शाही। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको पता होनी चाहिए कौन सी बुक है, तारीख ए फिरोज शाही, है ना, इन्हीं के ऊपर लिखी थी। और इसके अंदर से भी हमें काफी अलाउद्दीन खिलजी, जो इनके बाद आएंगे नेक्स्ट रूलर अलाउद्दीन खिलजी, उनके आप कह सकते हो मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में भी काफी नॉलेज मिलती है। ठीक है भाई। तो इतना आपको जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, हालांकि इससे और इंफॉर्मेशन है जलालुद्दीन के बारे में, वो देख लेते हैं। चलो देखो, इनका मानना था, एक मिनट, ये तो था, हाँ, इनका मानना क्या था कि जो भी हार्श पनिशमेंट थी, है
है ना, जो भी मुश्किल मुश्किल पनिशमेंट होती थी, कोई क्राइम करता था इनके राज्य के अंदर या कोई कुछ भी करता था, उसको कड़ी सजा नहीं देते थे, है ना, उसको कहते थे कि चल भाई ठीक है, थोड़ा बहुत इसको 2-3 दिन के लिए बंद कर दो और फिर छोड़ देना इसको, है ना, मतलब कि आप देखोगे ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उनके लिए नहीं थी, उनको जान से नहीं मारते थे, है ना, तो इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और आप कह सकते हो काफ़ी लोग इनके खिलाफ इसलिए रिवोल्ट भी करते हैं कि भाई ये कैसा राजा है ना, और इस तरीके से चीज़ें चलती हैं आगे। फिर आप देखोगे काफ़ी बार ये लोगों को रिवॉर्ड भी देते थे, जैसे कि सपोज करो किसी ने क्राइम करा, है ना, उसको पहले थोड़ा बहुत सजा दी और उसके बाद उसको रिवॉर्ड भी दिया, ताकि उसका भी सपोर्ट उसको मिल जाए। जो रिवॉल्ट वगैरह करते थे उनको भी थोड़े बहुत रिवॉर्ड दे देते, पैसे वैसे बरसा देते थे उनके ऊपर, ताकि उनका भी सपोर्ट इनको ईजिली मिल जाए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब देखो, अब इनके एक थे कौन, भतीजे, है ना, नेफ्यू कहते हैं हम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं भतीजे। तो वो जो भतीजे थे उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, पहली बार देखो यहाँ पे नाम आया है अलाउद्दीन खिलजी का, और यही आगे जाके आप देखोगे इनको मार के दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाएंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इनके भतीजे होते हैं, है ना, नेफ्यू फिरोज, और इनको ये बना देते हैं मास्टर ऑफ सेरेमनीज। मास्टर ऑफ सेरेमनीज मतलब कि आप देखोगे कोई भी आयोजन होता था, है ना, उसका एक मिनिस्टर आप कह सकते हो, तो उसको बना देते हैं। उसकी पोस्ट को क्या बोला जाता है, आमिर तुजुक। तो याद रखना है आपको, आपके एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, पूछा जाएगा कि आमिर तुजुक किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है मास्टर ऑफ सेरेमनीज को। तो याद रखना है आपको। ठीक है, और ये देखो, ये है हमारे अलाउद्दीन और ये है फिरोज, है ना, फिरोज खिलजी, और ये है अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखनी है आपको ये सारी चीजें। ठीक है, और पद्मावत मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे मैं क्या बता रहा हूं। तो चलो आगे देखते हैं। आगे अब है क्या है भाई, ये क्या करते हैं, है ना, अलाउद्दीन को भेज देते हैं कहां पे, भिलसा में। अब भिलसा क्या है, भिलसा आपका विदिशा वाला जो मालवा वाला एरिया है यहाँ पे पड़ता है, और यहाँ पे भेजते हैं कि यहाँ पे रिवोल्ट होता है, उस रिवोल्ट को दबाने के लिए। और अलाउद्दीन जाते हैं, अलाउद्दीन सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने इस कैंपेन में, है ना, रिवोल्ट को अच्छे से दबा दबू देते हैं। और फिर इनको आप देखोगे खुश होके, है ना, 3-4 गवर्नर्स बना देते हैं, जैसे कि कारा का गवर्नर बना देते हैं, है ना, अवध का गवर्नर बना देते हैं, है ना, इलाहाबाद का, कारा का और अवध का, इन जगह का गवर्नर बना देते हैं फिरोज अलाउद्दीन को। ठीक है, तो ऐसे चलता है। लेकिन अलाउद्दीन जो होते हैं इनको सत्ता की भूख होती है ना। अब ये सोचते हैं कि भाई अब ये जो मेरे चाचा जान हैं, है ना, जो बैठे हैं यहाँ पे गद्दी के ऊपर, अब मैं दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता हूँ। जैसे हमने देखा था एक, अभी देखा नहीं, अब आगे देखेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने जो आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई थी तो अशोक के बारे में बताया था मैंने, है ना, कि अशोक को सत्ता की भूख थी और वो भी चाहता था कि भाई मेरे को जल्दी से गद्दी मिल जाए कैसे करके, और उसने अपने 99 भाइयों को मार दिया था, है ना, 99 भाइयों को अपने अशोक ने अपने मारा था। और सेम आप मुगल एम्पायर के अंदर भी देखोगे, है ना, औरंगजेब के बारे में, तब भी आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो आप देखोगे ये क्या है, इनको सत्ता की भूख होती है कि भाई कब मैं सुल्तान बनूंगा, कब मैं सुल्तान बनूंगा। पर ये कहते हैं कि अभी तो ओल्ड हो रखे हैं काफ़ी, और ये भी वो गद्दी से हट नहीं रहे, है ना, गद्दी के ऊपर बैठे हुए, गद्दी को पकड़ के। तो देखो अब आगे क्या होता है। आगे आप देखोगे इस टाइम पीरियड पे, है ना, मंगोल्स भी आते हैं, और मंगोल्स भी काफ़ी अटैक कर रहे होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, इल्तुतमिश जब मैंने पढ़ाया था स्लेव डायनेस्टी, उसके टाइम पीरियड पे भी आप देखोगे चंगेज़ खान वहाँ से गुजरता है ना, और इल्तुतमिश तो बचा लेता है। बलबन के टाइम पीरियड पे आप देखोगे तो काफ़ी मंगोल्स ने अटैक करा, और बलबन्स भी काफ़ी मतलब उसको मतलब स्टॉप कर लेते हैं, है ना, कई हद तक रोक लेते हैं मंगोल्स को। सेम इनके टाइम पीरियड पे भी फिरोज या फिर आप जलालुद्दीन खिलजी कह सकते हो, इनके टाइम पीरियड पे भी जो मंगोल्स हैं काफ़ी बार इंडिया के ऊपर अटैक करते होते हैं, पर ये उसको बचा लेते हैं, है ना, स्टॉप कर लेते हैं। और ऐसा कह सकते हो आप 4000 मंगोल्स को ये इस्लामिक बना देते हैं, ना, आप कह सकते हो मुस्लिम बना देते हैं, इस्लाम में कन्वर्ट करा देते हैं 4000 मंगोल्स को, याद होना चाहिए। और उन्हीं को ही आगे जाके हम न्यू मुस्लिम्स कहते हैं, क्योंकि देखो पहले से मुस्लिम्स थे, अब जो लोग कन्वर्ट हुए हैं, है ना, मंगोलियंस, और आप कह सकते हो कि वो न्यू मुस्लिम्स हैं। ठीक है, वहीं पे ही जाके उनको अलग से जगह दी, वहीं पे वो सेटल्ड हुए। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे अब अलाउद्दीन को ये आरिज़ी मुमालिक का भी दर्जा दे देते हैं, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ वॉर। याद रखना है, अरीज़ी मुमालिक, अरीज़ी मुमालिक का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ वॉर। अब जो वॉर के जो है मिनिस्ट्री, वो भी इनको दे देते हैं, एक तरह से आप मिलिट्री कमांडर कह सकते हो, बना देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को भी। ठीक है, और फिर आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी कहाँ जाते हैं, साउथ में जाते हैं देवगिरी पे अटैक करने के लिए, है ना। जब ये जाते हैं कहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी साउथ में जाते हैं, साउथ में आपको दिखेगा देवगिरी, देवगिरी पे जाते हैं, उसको जीत के आ जाते हैं, है ना। देवगिरी उस टाइम पे आप देखोगे यादवा किंगडम थी एक डेक्कन की,
है ना, उनकी कैपिटल थी देवगिरी। तो उनको हरा के, उनकी कैपिटल को जीत के आ जाते हैं, अपने अंकल के पास आते हैं, और आके फिर क्या करते हैं, रास्ते में नहीं मतलब आके अपने अंकल को, अपने अंकल जो जलालुद्दीन है ना, इनका क्या करते हैं, इनको मार देते हैं, इनका मर्डर कर देते हैं। अगर आप पद्मावत मूवी देखोगे तो उसके अंदर भी आपको दिखेगा कि ये अपने अंकल को ही वहीं पे मार देते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। और जुलाई 1296 एडी के अंदर ये अपने अंकल, और देखो ये एक तो इनके नेफ्यू होते हैं, है ना, भतीजे होते हैं, और इनके दामाद भी होते हैं, इनकी बेटी से शादी कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो इनके दामाद भी बन जाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो अपने ससुर को और अपने चाचा को, दोनों को, मतलब दोनों को नहीं, एक ही को मार देते हैं, है ना, दो रिश्ते थे होते हैं इनके। तो यहाँ से फिर आप देखोगे दिल्ली की गद्दी के ऊपर कौन बैठते हैं, फिर बैठते हैं दिल्ली की गद्दी के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखना है आपको, अलाउद्दीन खिलजी आ जाते हैं दिल्ली की गद्दी के ऊपर, बैठ जाते हैं और अगले सुल्तान बन जाते हैं। अब आप देखोगे इनका टाइम पीरियड चलता है 1296 से लेके 1316 तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, ये आपको पता होना चाहिए। 1316 तक इनका टाइम पीरियड चलता है अलाउद्दीन का। और सेकंड आप कह सकते हो, सेकंड खिलजी सुल्तान थे। ठीक है, और सेकंड डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, खिलजी उसके सेकंड सुल्तान है। ठीक है भाई, याद होना चाहिए। अब देखो, अब थोड़ा बहुत इनके बारे में जानेंगे हम, और यही सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम, आप देखोगे मूवी के अंदर इनको थोड़ा सा नेगेटिव, उसमें थोड़ा ज़्यादा दिखाया है ना, हालांकि नेगेटिव होंगे तो कोई पता नहीं, लेकिन आपको मैं बता दूं इनका माइंड बहुत स्ट्रांग था, एक पावरफुल रूलर थे। आप कह सकते हो खिलजी डायनेस्टी जो पॉपुलर है ना, पूरी दिल्ली सल्तनत के अंदर आप देखोगे तो सबसे, आप कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज है उनमें नाम आता है खिलजीज का। सही है, जैसे काफ़ी वीक थी, तुगलक से भी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग और आप कह सकते हो पावरफुल जो एक वो थी डायनेस्टी, खिलजी थी। और खिलजी डायनेस्टी क्यों पावरफुल थी, इन्हीं के लिए, है ना, अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ही ज़्यादा पावरफुल थी, पता होना चाहिए आपको। आगे देखो, अब इनके बारे में जानते हैं, और आपको मैं बताऊंगा भी कि क्यों ये पावरफुल थे, क्यों मैं कह रहा हूँ कि भाई पावरफुल थे, काफ़ी दिमाग था इनके अंदर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे। अभी आप काफ़ी रिफॉर्म्स वगैरह देखोगे इन्होंने, मिलिट्री के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, आपका मार्केट के अंदर, है ना, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर, हर जगह इन्होंने रिफॉर्म्स करे, अपने दिमाग का यूज़ करा, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाया, है ना, और सरकार के पास पैसा भी काफ़ी आया और उसको अच्छी तरह यूज़ करा, अपने मिलिट्री कैंपेन्स में यूज़ करा। और मैंने आपको अभी मैप भी दिखाया कि काफ़ी पूरा साउथ इंडिया तक खिलजीज ने जीत लिया था, है ना, तो ये इसके पीछे कारण है। चलो भाई आगे देखते हैं। अब देखो, ये तो मैंने आपको बताया नेफ्यू थे, है ना, भतीजे थे किसके, और सन इन लॉ थे किसके, जलालुद्दीन खिलजी की, पता होना चाहिए। इन्होंने अपने अंकल को मारा था और दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ गए थे। आगे देखो, अब इनके पास एक स्लेव भी आता है ना, मलिक कफूर, जिसका रियल नाम होता है मलिक मनी। तो यह नाम याद रखना है आपको, मलिक कफूर इनका एक स्लेव होता है। और साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो इनके कैंपेन्स हैं, है ना, इनके जो कॉन्क्वेस्ट हैं, वो मलिक कफूर ही जीतता है, मतलब इन्हीं के नाम से जाता है, और जीत के लाता है इनके लिए साउथ इंडिया में। आगे देखोगे आप, और जो ये मलिक कफूर है ना, देखो उस टाइम पे मैंने आपको पहले ही बताया था, स्लेव डायनेस्टी जब पढ़ा रहा था, कि भाई इस टाइम पे इनका आप कह सकते हो ट्रेडिशन था, है ना, स्लेवरी का। तो स्लेव वगैरह खरीदे बेचे जाते थे, और जो स्लेव हैं आप कह सकते हो जो रूलर है अपनी वाइफ से भी ज़्यादा अपने स्लेव्स के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखता था। ठीक है, तो ये बहुत आप कह सकते हो कि बहुत एक लॉयल्टी थी स्लेव्स के लिए भी, है ना, अपने मालिक के लिए। तो इनको जो मलिक कफूर है गिफ्ट में मिलता है, कौन देते हैं, नुसरत खान, है ना, जो इनके एक मिलिट्री कमांडर होते हैं। जब ये गुजरात जाते हैं तो गुजरात से 1000 दिनार के अंदर इस स्लेव को खरीदते हैं और फिर गिफ्ट कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, और जब इनको 1000 दिनार में खरीदा जाता है, इसलिए इनका नाम मलिक कफूर को 1000 दिनारी पड़ जाता है ना, मतलब कि 1000 दिनार देके इनको खरीदा जाता है, इसलिए इनका नाम पड़ जाता है 1000 दिनारी। तो नाम याद रखना है आपको, दोनों तरीके से आ सकता है कि भाई 1000 दिनारी किसको बोलते हैं, है ना, और मलिक कफूर को, और इनका रियल नेम एक और है मलिक मनी, नाम याद रखना है। ठीक है, और आप देखोगे मलिक जो है, इस टाइम पे जो स्लेव्स होते थे वो लगाते थे सरनेम अपने आगे मलिक, मलिक उनको बोलते थे जो स्लेव्स होते थे। ठीक है, तो ये भी आपको एक आइडेंटिटी मिल जाएगी स्लेव्स की। आगे देखो भाई, और पहले ऐसे सुल्तान थे, है ना, दिल्ली के सुल्तान थे जिसने साउथ इंडिया के अंदर भी एनेक्स कर लिया था, साउथ इंडिया को एनेक्स कर लिया, साउथ इंडिया में चले गए थे नीचे की तरफ, है ना, और पूरा एनेक्स करके आ गए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले आप देखोगे जितने भी सुल्तान आए सारे के सारे ऊपर नॉर्थ इंडिया के अंदर ही उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करा। अलाउद्दीन खिलजी पहले ऐसे सुल्तान थे जो साउथ इंडिया के अंदर चले गए थे। इसके अलावा इन्होंने देखो काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, 8 लड़ाइयाँ लगातार जीती इन्होंने। उसके बाद इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था अलेक्जेंडर सेकंड, है ना, सेकंड अलेक्जेंडर, या आप कह सकते हो सिकंदर ए शानी,
ठीक है, सिकंदर सानी इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था। और इसके अलावा और भी टाइटल थे इनके, जैसे कि यमीनुल खिलाफत, और देखो आप नसीर आमिरुल मोमिनी। ठीक है, तो ये टाइटल्स चारों के चारों टाइटल्स आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ सकते हैं आगे। देखो इन्होंने, ये चलो मैं आगे ही बताऊंगा आपको, बिस्वा, इन्होंने एक न्यू लैंड मेजरमेंट यूनिट भी स्टार्ट की थी जिसको कहते हैं बिस्वा। जैसे आप देखोगे कई राजा आते हैं, है ना, अब अपने अपने नाम के लिए भी और अपने नाम के ऊपर भी आप देखोगे काफ़ी एक लैंड की मेजरमेंट यूनिट को मतलब वो करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। कोई कहता है सिकंदर गज, है ना, गज आप देखोगे, आप आगे आएंगे बहुत सारी आएंगी, गज आएगा, है ना, यहाँ पे बिस्वा आया। तो बिस्वा कई बार आपने सुना भी होगा, है ना भाई, कितनी लैंड है तो बिस्वा, 100 बिस्वा है, इस टाइप से। तो बिस्वा जो है ये एक यूनिट है जिससे हम ज़मीन को नापते थे, है ना, जैसे आप फुट लेते हो, मीटर ले लेते हो, किलोमीटर ले लेते हैं, ऐसे ही एक था बिस्वा उस टाइम पीरियड पे। और ये अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो नाम पता होना चाहिए आपको, बिस्वा पूछा जाता है एग्जाम में। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सी लैंड की जो मेजरमेंट यूनिट है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, तो बिस्वा याद रखना है। इसके अलावा देखो इन्होंने मंगोल्स को भी 12 बार, है ना, 12 से भी ज़्यादा बार इंडिया में अटैक करने से रोका। सेम आपको दिखेगा जो इनके चचा जान थे जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने भी मंगोल्स को रोका और इन्होंने भी मंगोल्स को 12 से भी ज़्यादा बार इंडिया में अटैक करने के लिए करने से रोका, है ना। तो काफ़ी आप कह सकते हो इन्होंने मंगोल्स को कंट्रोल करके रखा था, उनकी पिटाई कर दी थी बहुत अच्छे से। और उसके बाद जब इनका एक काफ़ी बैटल्स हुई मंगोल्स के साथ, है ना, तो इन्होंने एक फोर्ट भी बनाया था, उस फोर्ट का नाम है सिरी। ठीक है, और आगे आपको बताऊंगा मैं जो फोर्ट, पर अभी आपकी इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे, बताऊंगा ना अभी आगे, तो आगे आपको इसके एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट्स भी बताऊंगा इसके पीछे। ठीक है, तो चलो आगे देखो। इसके अलावा रामेश्वरम में, साउथ इंडिया में ही है ना, इन्होंने एक मस्जिद भी बनाई रामेश्वरम के अंदर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं और भी क्या क्या है। देखो भाई इनके पोएट थे, है ना, कवि थे, जिनका नाम था आमिर खुसरो। याद रखना है आमिर खुसरो, इन्होंने क्या लिखी थी, खज़ैनुल फतू। ठीक है, नाम याद रखना है, खज़ैनुल फतू, ये इनकी बुक है। और किसने लिखी है, आ जाएगा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, खज़ैनुल फतू किसने लिखी थी, तो आमिर खुसरो ने लिखी थी। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, तो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी। इसके अंदर से भी हमें अलाउद्दीन की काफ़ी विक्ट्रीज के बारे में पता चलता है, नॉलेज मिलती है। ठीक है, और देखो अब आमिर खुसरो को इन्होंने एक टाइटल दिया था तोताए हिंद, है ना, जिसको तूतिए हिंद भी कहते हैं, तोताए हिंद भी कहते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये होता है ना, पैरेट ऑफ इंडिया, इंडिया का पैरेट, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी वो किसी भी चीज़ के ऊपर तोते की तरह चीज़ों, मतलब एक कविताओं को रट देते थे, है ना, मतलब सुना देते थे बहुत जल्दी जल्दी बना के। तो अलाउद्दीन काफ़ी खुश रहते थे इनसे, तो इसलिए अलाउद्दीन ने इनको टाइटल दिया था। काफ़ी फेमस टाइटल है और आप लोगों के लिए आ भी जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, तूतिए हिंद या फिर तोताए हिंद, है ना, तूती आ सकता है या फिर तोता भी आ सकता है ना, तो एक ही बात है, मतलब एक ही है, तो किसी भी तरीके से आ सकता है, वो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में, है ना, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने आप देखोगे क्या क्या रिफॉर्म्स करे, है ना, कैसे इनका राजपाट चला। तो देखो भाई बलबन की पॉलिसी, अभी आप मैंने क्या बताया था आपको, जो जलालुद्दीन थे, है ना, वो नोबल्स को खुश रखते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे उनकी। और आप देखोगे एक, इसलिए कई बार उनको वीक रूलर्स भी समझा जाता था। लेकिन जो अलाउद्दीन थे थोड़ा गुस्से में रहते थे और नोबल्स को भी हर किसी को डांट के रखते थे, है ना, और जो पनिशमेंट देते थे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देते थे ताकि इनका खौफ रहे, है ना, खौफ रहे और चले इनकी बातचीत, कोई बात सुने सारे इनकी, है ना। तो ये चीज़ आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी फिर से अपना लेते हैं, और ये हमने बलबन के टाइम पीरियड पे भी देखा था, बलबन ने भी यही अपनी नीति अपनाई थी, है ना। तो सेम आप देखोगे बलबन की जो पॉलिसी है उसी को ये जो रूथलेस गवर्नेंस की पॉलिसी है उसी को ये रीस्टैब्लिश कर लेते हैं, रिवाइव कर लेते हैं, कह सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा जो नोबल्स थे, है ना, उनकी जो पावर थी उनके बारे में भी उन्होंने मतलब अच्छे से कंट्रोल करके रखा उनकी पावर को, कि कोई गलत इस्तेमाल ना करे अपनी पावर का, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आप देखोगे। इवन की जो उलेमा होते हैं, अब उलेमा कौन होते हैं, जो आप देखोगे जो इस्लाम के अंदर, है ना, इस्लामिक सोसाइटी के अंदर जो आप देखोगे कि जो रिलीजियस हेड होते हैं, सबसे बड़े जो रिलीजियस हेड होते हैं इस्लाम के अंदर, उनको उलेमा बोला जाता है। तो उन काफ़ी बार उनके मैटर्स आपको देखने को मिलेंगे, वो रूल्स वगैरह बनाते हैं सोसाइटी के लिए, है ना, राजा को गाइड करते हैं कि नहीं इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम करना है। जैसे आपने देखा होगा पंडित वगैरह होते हैं ना, जो कोई राजा होता है, हिंदू राजा होगा, उसके कोर्ट के अंदर, दरबार के अंदर एक पंडित बैठते हैं, सेम तरीके से वो राजा को गाइड करते हैं कि भाई
हमारे शास्त्रों में ये लिखा है इस तरीके से करना चाहिए, वेद के अकॉर्डिंग ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से आप देखोगे इस्लाम के अंदर भी जो ऐसी पोजीशन पे बैठते हैं, है ना, उनको उलेमा बोलते हैं। तो कई बार अलाउद्दीन खिलजी उनके भी कामों में, है ना, इंटरफेयर करते थे। तो ये चीज़ लिखा है, जो अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि नहीं भाई ये मेरे लिए सही है और मेरी प्रजा के लिए सही है, या फिर आप कह सकते हो दिल्ली सल्तनत के लिए सही है, तो वो मैं करूँगा, है ना। तो कई बार इनके जो व्यूज़ हैं कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते थे उलेमा के और अलाउद्दीन के। तो ये भी उलेमा के आप कह सकते हो उनके मैटर में थोड़ा सा इंटरफेयर करते थे, ठीक है। ये भी हमें एनसीईआरटी बताती है। आगे आप देखो, इन्होंने एक स्पाई सिस्टम भी रीऑर्गेनाइज कराया, है ना। अब स्पाई सिस्टम क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम है, खुफिया एजेंसी है ना, वो वाली सिस्टम आप देखोगे तो अलाउद्दीन ने उसको रीऑर्गेनाइज कराया, अच्छे से उसके अंदर रिफॉर्म्स वगैरह करे, जिसको क्या बोला जाता था, बारीद बोला जाता था, याद रखना है ना। बारीद बोला जा रहा है स्पाई सिस्टम को, याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने लिक्वर, शराब और आप देखोगे ड्रग्स वगैरह, गांजे वगैरह, है ना, इंटॉक्सिकेंट्स को भी बैन करा दिया अपनी स्टेट के अंदर, कि भाई कोई भी जो नोबल्स है, मिनिस्टर है ना, ये सारे ये चीज़ें नहीं लेगा, ना कोई दारू पिएगा। पता चला कि दारू में ही व्यस्त हैं, है ना, और काम वाम कोई कर नहीं रहा। तो इस वजह से इन्होंने दारू को और आप देखोगे इंटॉक्सिकेंट्स को, इनको दिल्ली सल्तनत के अंदर बैन करा दिया। खास करके आप देखोगे जो दिल्ली थी इसके अंदर, ठीक है, इनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके अलावा इन्होंने नोबल्स को भी ऑर्डर दिया कि भाई कोई भी सोशल गैदरिंग नहीं करेगा, है ना, या फिर कोई इंटर मैरिज भी नहीं करेगा, ठीक है। सोशल गैदरिंग और आपका इंटर मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज या दूसरे धर्म में शादी, है ना, दूसरी इधर उधर शादी कोई नहीं करेगा मेरी परमिशन के बिना। अगर तुम्हें कहीं शादी करनी है इधर उधर तो तुम्हें पहले मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा इन्होंने क्यों कहा या क्यों करवाया, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये नहीं चाहते थे कि कोई भी किसी भी तरह का खतरा इनको हो। सपोज करो कि कोई जो नोबल्स थे या मिनिस्टर थे वो कहीं शादी कर लेते हैं, है ना, और अलाउद्दीन की मर्जी के बिना या उनको नहीं पता, और पता चला कि कोई दुश्मन आ जाता है उनके कोर्ट के अंदर, है ना, उनके दरबार में, उनके महल में, तो एक तरह से आप कह सकते हो सिक्योरिटी का खतरा रहता है ना। तो इस वजह से इन्होंने ये डिसीजन लिया कि कोई भी मेरा नोबल्स है, नोबल्स मतलब होते हैं मिनिस्टर्स, कोई भी मिनिस्टर ये कदम नहीं उठाएगा, कोई शादी नहीं करेगा या फिर सोशल गैदरिंग नहीं होगी मेरी परमिशन के बिना, है ना। पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी तभी आप ये सब कर सकते हो। इसके अलावा देखो, पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या बोला, स्टेट मैटर्स, है ना, स्टेट को और रिलीजन को दोनों को अलग अलग रखा। पहले, इससे पहले जितने भी सुल्तान आते हैं सारे आप देखोगे अपना जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर रिलीजन को भी घुसा के रखते हैं, है ना। पहले ऐसे सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने रिलीजन को और स्टेट के अफेयर्स को उनको अलग अलग रखा ना, रिलीजन को अलग रखा स्टेट से। तो वही चीज़ लिखी हुई है, फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग रखा, स्टेट से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रखा। पता होना चाहिए इतना। ये थे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के याद रखना है इतना। आगे देखो, आगे बात करते हैं इनके मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में कि इन्होंने मिलिट्री के अंदर क्या क्या सिस्टम चीज करी, क्या क्या चेंजेस करी। पहले ऐसे सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने एक बहुत बड़ी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी, ठीक है। इससे पहले स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, जरूरत पड़ती थी कई बार आप कह सकते हो लोगों को इकट्ठा करा जाता था, उनको लड़ाया जाता था, बुलाया जाता था, है ना। पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने परमानेंटली रख दी कि भाई बहुत बड़ी आर्मी होगी, और उन आर्मियों को कैश में सैलरी भी देना स्टार्ट करा, है ना। अब कैश में सैलरी कैसे दे पाएंगे, देखो मैंने लिखा है पेड कैश सैलरी टू द सोल्जर्स, है ना। कैसे देंगे, तो अब जो टैक्स आएगा, इनके पास इनकम कहाँ से आती है राजाओं के पास, है ना, ये कहीं नौकरी थोड़ी करते हैं, इनको जो इनकम आती है वो टैक्स से आती है। तो अब जो लोग थे उनसे भी टैक्स कैसे लेते थे, पैसे में लेते थे, और उसी पैसों को ये सोल्जर्स को सैलरी भी पे कर पाते थे, ठीक है। अभी जब मैं आपको लैंड मेजरमेंट वो सिस्टम बताऊंगा या फिर लैंड हम रेवेन्यू सिस्टम पढ़ेंगे तब भी आपको समझाऊंगा ये चीज़। इसके अलावा इन्होंने मिलिट्री के अंदर एक और चेंजेस करा, है ना, एक और चेंज करा जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। क्या, एक चेहरा सिस्टम और एक आपका दाग सिस्टम, ये दो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, मिलिट्री के अंदर। क्या, जो चेहरा सिस्टम होता है इसके अंदर क्या होता है, आपके जो सोल्जर्स हैं सभी सोल्जर्स को आप कह सकते हो आई कार्ड दिया जाता है और उनकी डिटेल्स लिखी जाती है ना, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे कि रिकॉर्ड रखे रहते हैं इसी टाइप से आप देखोगे तो उनका रिकॉर्ड बनाया जाता है कि भाई ये पर्सन हमारी आर्मी के अंदर है
है ना, और उनको भी एक आई कार्ड वगैरह दे दिया जाता है, मतलब आप कह सकते हो चेहरा, है ना। अब उनका पता चल गया कि भाई कौन पर्सन क्या है, चेहरे का मतलब है आपका फ्रंट, है ना। उनका एक तरह से आप देखोगे तो उनकी डिटेल वगैरह इन्फॉर्मेशन हमारे पास अब आ गई, उनका रिकॉर्ड हमने मेंटेन रख लिया, ठीक है। ये था चेहरा सिस्टम, हर सोल्जर्स का था, और उनको एक स्पेसिफिक काम दिया कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हें सवारी करनी है, तुम्हें भाले लेके लड़ना है, तुम्हें हाथी के ऊपर लड़ना है, तुम्हें ऐसे लड़ना है, वैसे लड़ना है, हर किसी का अपना अपना एक काम दे दिया। वो हो गया आपका चेहरा सिस्टम। दाग सिस्टम क्या होता है, इन्होंने कर लिया दाग सिस्टम, हॉर्सेज की ब्रांडिंग। हॉर्स होते हैं, है ना, घोड़े होते हैं, हर घोड़े के ऊपर जो इनकी आर्मी के अंदर घोड़ा था, उस घोड़े के ऊपर इन्होंने ब्रांडिंग करनी स्टार्ट कर दी। गरम एक चीज़ ली जाती थी, है ना, उसको घोड़े के ऊपर लगा दिया जाता था ऐसे करके, और जो उस पर गर्म चीज़ पे छपा रहता था, मतलब कि जो लिखा रहता था, वही आप देखोगे हॉर्स के ऊपर छप जाता था, है ना, ताकि पता रहे कितने घोड़े हैं हमारे पास और कौन सा घोड़ा कौन सी सेना का है। पता चले कि भाई जब लड़ाई होती है तो हम दूसरे की सेना के घोड़े के ऊपर बैठ गए और वो हमें उसी तरफ लेके भाग गया या इधर उधर लेके भाग गया, है ना। तो इनके घोड़े होते थे, ट्रेन घोड़े होते थे, तो पता करने में कि भाई कौन सा घोड़ा हमारा है, कौन सा घोड़ा दूसरी वाली सेना का है। तो इस वजह से इन्होंने हॉर्सेस की भी ब्रांडिंग करी, जिसको बोला जाता है दाग। एक तरीके से आप देखोगे तो दाग लगा देते हैं, है ना, घोड़े के ऊपर। तो यहीं से ये सिस्टम बन जाता है दाग सिस्टम। याद रखना, चेहरा सिस्टम और दाग सिस्टम इन्होंने स्टार्ट करा था। इसके अलावा आप देखो अलाउद्दीन के जो मिलिट्री जो कैंपेन्स थे वो भी बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखो दिल्ली में थी इनकी कैपिटल, है ना, अलाउद्दीन की, और 1299 में इन्होंने गुजरात कैप्चर करा, है ना। सोमनाथ को भी इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था कैप्चर करके। देवगिरी के ऊपर इन्होंने अटैक करा, है ना। इसके बाद चित्तौड़ पे इन्होंने 1303 के ऊपर अटैक करा, रणथंभौर में 1301 के ऊपर अटैक करा। फिर आप देखोगे कारा, इलाहाबाद, है ना, वो वाला एरिया जहाँ का इनको गवर्नर भी बनाया था, अवध का, कारा का, याद हो तो आपको, मैंने आपको जलालुद्दीन ने बनाया था ना, तो बताया था। तो वो फिर इन्होंने देवगिरी के ऊपर 1296 के अंदर अटैक करा। मांडू से आप देखोगे तो 1305 में, है ना। ऐसे यादवा के ऊपर 1310 से 11 में अटैक करा। फिर ये पूरा नीचे साउथ में पहुंच गए थे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनके ये जो मैंने ईयर वगैरह लिखे हुए हैं, है ना, ये भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कब इन पे अटैक करा। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं याद रखने, रणथंभौर का याद रख लेना, चित्तौड़ का याद रख लेना, गुजरात का याद रख लेना, ठीक है। देवगिरी का याद रखना। इसके अलावा आप देखोगे द्वार समुद्र का याद रख लेना, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका आपको याद रखना है। वरंगल का याद रख लेना। जो जो देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, इनका आपको याद रखना है। बस 1 2 3 4 5 6 7 का याद रख लोगे, मोर देन एनफ है। और ये जो आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ये वाली पीडीएफ। और यहीं पे आप इसके फोटो के अंदर ये आप देखोगे तो आपको ईयर वगैरह भी मेंशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। इसके अलावा देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। जो अलाउद्दीन का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, पैसा कहाँ से आता था इसके पास, और ज़मीन से आएगा, ज़मीन से पैसा आता था, क्या क्या चेंजेस करे, क्या क्या इनका सिस्टम चलता था, वो सब देख लेते हैं। देखो भाई कितना लैंड रेवेन्यू लेते थे, 1 मिनट, लैंड रेवेन्यू लेते थे ये हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब कि सपोज करो कोई किसान है ना, वो खेती बाड़ी कर रहा है और उसका ये उसके खेत है, जितना होगा उसका आधा सरकार के पास जाता था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी लेते थे, अलाउद्दीन खिलजी लेते थे, और ये किसान के पास जा रहा है। कई बार ऐसा होता था, कई बार हमें दिखाया 1/5, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। सपोज करो ये पूरा एक किसान की खेती है, अगर इसके 5 पार्ट आप करोगे, जिसमें से 4 पार्ट किसके पास जाएंगे, फार्मर के पास जाएंगे, है ना। और इसमें से एक जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला किसके पास जाएगा, सुल्तान के पास जाएगा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के पास जाएगा। नॉर्मल केसेस में ये इनका टैक्स सिस्टम चलता था 1/5, है ना। कितना प्रोड्यूस कर, वो कितना लेते थे टैक्स, 1/5 ऑफ प्रोड्यूस, जितना प्रोडक्शन होगी उसका 1/5 पार्ट। लेकिन जब इमरजेंसी होती थी तो कई बार उनको 1/5, वो 1/2 मतलब हाफ कह सकते हो आप, है ना, हाफ भी प्रोड्यूस ले लेते थे, ठीक है, एज अ टैक्स। तो ये आपको अलग अलग जगह दिखेगा देखने को। और इसके अलावा देखो और क्या है, इसके अलावा एंड वाज बेस्ड ऑन द लैंड अंडर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन की लैंड थी उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। और आप देखोगे पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने कैश में रेवेन्यू कलेक्ट करा, है ना। लैंड का रेवेन्यू उन्होंने कैसे कलेक्ट करा, कैश के ऊपर, मैंने आपको बताया। तभी ये अपने सोल्जर्स को भी कैश में पेमेंट कर पा रहे हैं। जब इनके पास कैश आ रहा है तो ये कैश में सैलरी दे रहे हैं अपने सोल्जर्स को भी, याद रखना है।
है ना, ये मैंने लिखी है। और आप देखो कि बिस्वा एक इन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट थी ऑफ लैंड मेजरमेंट की, है ना, ज़मीन कैसे नापते थे, जैसे आप देखोगे फुट कहते हैं हम, है ना, 1000 फुट, और फीट इंग्लिश में कह देते हैं, मीटर किलोमीटर ऐसे होता है ना, स्क्वायर फीट कहते हैं। तो सेम उसी तरीके की उस टाइम पे जो ज़मीनें नापने की जो एक यूनिट थी उसको बोला जाता था बिस्वा, याद रखना है। इसके अलावा इनका एक हाउस टैक्स था, है ना भाई, आप एक दिल्ली सल्तनत के घर में रह रहे हो, मतलब घर बना के रह रहे हो ज़मीन पे, और तो आपको हाउस टैक्स देना पड़ेगा। हाउस टैक्स कितना था और क्या था, तो आपको नाम पता होना चाहिए हाउस टैक्स का। ग्राही, वो ग्रही, है ना, घरी और चरी, दो टैक्स थे। एक घरी आपका जो है घरी, और इसको बोला जाता था आपका हाउस टैक्स, क्योंकि घर से आप याद रख सकते हो ना, घर होता है घरी, है ना, घर से घरी, तो घरी। और आपका एक था चरी। चरी मतलब क्या है, जैसे आपको जिनके पास वो थे, मतलब ये क्या कहते हैं इनको, कैटल्स वगैरह, है ना, भेड़ बकरी और गाय, ये सब थे। और ये क्या करते थे, अब ये इनको, ये भी तो चरेंगे ना, कुछ तो इनको चरने के लिए चाहिए, तो इनको ले जाते थे लोग अपने कैटल्स वगैरह को, और जो खाली ज़मीन होती थी वहाँ पे जाके इनको चराया जाता था। अब सर ये सरकार कहती थी, अलाउद्दीन खिलजी क्या कहते थे कि भाई तुम सरकार की ज़मीन पे जाके इनसे चरवाते हो चारा, है ना, और इस वजह से तुम्हें इसका भी टैक्स देना पड़ेगा। तो दो तरीके का टैक्स था, एक पेस्टोरल टैक्स जिसको चरी बोला जाता था, एक आपका था हाउस टैक्स जिसको घरी बोला जाता था। तो याद रखना है दोनों टैक्स आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करे थे। इसके अलावा देखो इन्होंने काफ़ी रिलीजियस, जो आप कह सकते हो रिलीजन के नाम पे, और फ्री लैंड जो पड़ी थी वो सारी इन्होंने अपने अंडर में ले ली, सीज कर ली कि भाई इनके ऊपर तो टैक्स ही नहीं लग रहा, है ना, तो ये भी दिल्ली सल्तनत की ज़मीन हो गई, सुल्तान के अंडर में आ गई। उनको क्या बोला जाता था, इनाम और आपका वक्त, ठीक है भाई। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, इनाम और वक्त। ये जो लैंड थी, है ना, इनको वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने अपने अंडर में ले लिया, पता होना चाहिए। इसके अलावा जो लैंडलॉर्ड्स थे जिनको मुकद्दम और फिर खुद बोला जाता था, है ना, इनको भी बोला कि भाई अब आप लोगों को भी टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना, सुल्तान को टैक्स पे करना पड़ेगा, जिनको क्या बोला जाता था, मुकद्दम या फिर खुद, याद होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने मुस्तक राज एक नई पोस्ट बनाई जो कि क्या काम करती थी, पैसे को कलेक्ट करती थी। तो एक ये नई पोस्ट थी मुस्तक राज, जो इनका काम यही था कि रेवेन्यू को कलेक्ट करके सुल्तान को देना, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए इनके लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू की स्पेलिंग तो गलत लिख दी यहाँ पे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ठीक कर लेना। चलो मैं आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो ठीक करके लिखूंगा, ठीक है, लैंड रेवेन्यू की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। देखो भाई आगे बढ़ते हैं अब, चलो आगे हम पढ़ते हैं इनके मार्केट रिफॉर्म्स, है ना, जो मार्केट थी इनकी, देखो आप मार्केट है ना, इसके अंदर इन्होंने क्या क्या चेंजेस करे उसको जानते हैं। चलो देखो भाई, जितनी भी कमोडिटीज थी, सभी कमोडिटीज के लिए इन्होंने क्या कर दिया, अब एक फिक्स्ड कॉस्ट रख दी। हर कमोडिटी की, हर चीज की इन्होंने एक प्राइस रख दिया कि भाई इसकी ये प्राइस है, इसका ये प्राइस है, इससे ज्यादा का नहीं बिकेगा, है ना, इससे अब कम का बेचना तो बेच लो, लेकिन इससे ज्यादा का तो आप नहीं बेच सकते, है ना। तो ये इन्होंने कर दिया, तो जिससे क्या होगा कि इकोनॉमी के अंदर महंगाई नहीं बढ़ेगी ज़्यादा, अपने कंट्रोल में रख दी सारी चीज़ें, ठीक है। और आप देखोगे इन्होंने 3 तरीके की मार्केट सेटअप करी, पूरी मार्केट के अंदर इन्होंने 3 तरीके की मार्केट अलग अलग बनाई। एक आपकी होगी मंडी, जिसके अंदर खाने का अनाज वनाज मिलेगा, है ना। दूसरी आपकी होगी सराय आदिल, जो कि कपड़ों की मार्केट होगी। और तीसरी मार्केट होगी जिसके अंदर आपको घोड़े मिलेंगे, स्लेव्स मिलेंगे, है ना, और बाकी का सामान मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 आपको पता होना चाहिए। इवन कि आप देखोगे ये वाले जो वर्ड हैं, मंडी आप तो आज भी आपने सुनी होगी, है ना, मंडी के अंदर आपके फूड ग्रेन्स वगैरह मिलते हैं, है ना, कहते हैं मंडी, सब्जी मंडी, उसी तरीके से मंडी और सराय आदिल, ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं उसी टाइम पीरियड के बने हुए हैं, है ना, हम आज भी यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। इसके अलावा आप देखो इन्होंने एक सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करा, जिसको क्या बोला जाता था, शहनाए मंडी, जिसका काम क्या था, और ये क्या करता था, देखो ये इनको डेली डे टू डे की रिपोर्ट अलाउद्दीन खिलजी को देता था, है ना, मंडी में भी कितना क्या चल रहा है, कितना क्या व्यापार हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये सारी रिपोर्ट किसके पास जाती थी, अलाउद्दीन खिलजी के पास जाती थी। और इसको शहनाए मंडी, इसके अंडर में एक और इन्होंने एक ऑफिसर रखा जिसको बोला जाता है इंटेलिजेंस ऑफिसर, है ना, ये इसकी हेल्प करता था इस रिपोर्ट्स को कलेक्ट कराने में और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे इनका सिस्टम चलता था मार्केट का। आगे देखो आगे क्या है। इसके अलावा देखो मैंने आपको बताया जो अलाउद्दीन है डेली बेसिस पे, है ना, डेली रिपोर्ट्स लेता था मार्केट की, है ना, किससे लेता था, बारिड से। बारिड आपका इंटेलिजेंस ऑफिसर हो गया ये वाला, और आपका मुनियान से।
जो कि इनके स्पाइस भी थे, है ना, जो स्पाइस होते हैं इनसे भी आप कह सकते हो डेली रिपोर्ट्स लेता था और चेक करता था कि भाई कहीं ये हमें गलत न्यूज़ तो नहीं दे रहा, गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा जो बारिड है ना वो। और इनके जासूस भी थे अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट के अंदर भी, जो भी इनको डे टू डे की रिपोर्ट देते थे और आपस में चेक भी करता था, है ना। देख रहे हो कितना इसका दिमाग था तेज। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, हम कहते हैं ना कि पावर, मैं कह रहा था कि पावरफुल रूलर था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, है ना। एक आप कह सकते हो जो ऐसा एक राजा को होना चाहिए उस तरीके का इसका एडमिनिस्ट्रेशन था, जो चंद्रगुप्त मौर्य अभी मैंने आपको बताया था सेम तरीके का। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इन्होंने एक और डिपार्टमेंट बनाता है दीवाने रियासत, है ना। ये इसका क्या काम था, ये आप कह सकते हो दीवाने रियासत क्या था, जो भी आपकी जैसे आज आप देखते हो जीएसटी, है ना, उसी तरीके का सिस्टम था। जितने भी ट्रेडर्स थे, सारे ट्रेडर्स दीवाने रियासत के अंदर इनको अपने आप को आप कह सकते हो वो करना पड़ता था, क्या मतलब कि क्या कहते हैं, रिकॉर्ड बनाना पड़ता था, मेंटेन करना पड़ता था, है ना, कि भाई हम यहाँ पे आप कह सकते हो कि हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, है ना, और हमारा रिकॉर्ड ये है। तो दीवाने रियासत के पास सारी मार्केट में जो भी ट्रेडर्स थे सबका रिकॉर्ड था, है ना, जो भी शॉप्स थी उन सब का रिकॉर्ड था। और आप कह सकते हो कि आपको इनको रजिस्टर कराना पड़ता था, है ना, दीवाने रियासत में, तभी आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, ताकि सरकार के पास भी वो रहे, इंफॉर्मेशन रहे कि भाई कितना ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर, कितना क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें चलती थी। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। और आगे देखते हैं, अब आगे बात करते हैं लास्ट हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर आप देखोगे, ये आपको कुतुब मीनार तो दिख रही है, कुतुब मीनार इन्होंने नहीं बनाई। जो कुतुब मीनार है, एक मिनट, ये जो हमारी कुतुब मीनार है, ये कुतुब मीनार किन्होंने बनाई थी, ये स्टार्ट कराई थी हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कंप्लीट कराई थी, ये क्या है, स्टार्टेड, और इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया था। ठीक है, तो पता होना चाहिए कुतुब मीनार तो कंप्लीट हो गई, पर ये जो आपको दिख रहा है साथ में, ये है अलाई दरवाजा, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने ये बनवाया था अलाई दरवाजा, और ये एक गेटवे था कुतुब मीनार के अंदर जाने का, है ना। पहले यहाँ से एंट्री होती थी, यहाँ से जाते थे, जैसे आपको आज भी लोग दिख रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, है ना। तो ये जो गेट है जिसको अलाई दरवाजा बोलते हैं, ये वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, तो याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आ जाओ इस पे, हौज़े अलाई, ये आपको दिखेगा एक, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने एक हौज खास, है ना, हौज खास, अगर आप दिल्ली कभी आओगे घूमने के लिए, दिल्ली में रहते हो तो आपने जरूर नाम सुना होगा, हौज खास, गए भी होगे आप लोग। तो हौज खास का जो शहर है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। इसके अंदर इन्होंने जो लेक आपको दिखेगी, काफ़ी फेमस लेक है, बड़ी लेक है, ये लेक भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। इसको कहा जाता था हौज़े अलाई, है ना, हौज़े अलाई बोला जाता था। और आप देखोगे कि इसके अंदर क्या होता था, बारिश का पानी आता था, इस लेक के अंदर भर जाता था, और फिर गर्मियों में यही पानी जो इन्होंने एक शहर बनाया था जिसका नाम था सिरी, आगे भी मैं उसका जिक्र करूंगा आपको अगले पेज पे, सिरी। ठीक है, जो सिरी फोर्ट है, ये क्या है, फोर्ट था, एक फोर्ट कह सकते हो, और सिरी फोर्ट इन्होंने बनाया था। तो उसके में लोग थे, इन्होंने एक नया शहर बसाया था ना हौज खास के नाम से, और यहाँ पे जो लोग रहते थे वो इसका पानी गर्मियों में एज अ पानी की तरह यूज़ करते, पीने का पानी, या फिर अपने कपड़े वपड़े धोने के लिए ये वाला पानी यूज़ करते थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक अलाई मीनार भी बनाई थी। अलाई का मतलब है अलाउद्दीन, आपको अलाई अलाई दिख रहा होगा यहाँ पे हर जगह, अलाई दरवाज़ा, अलाई, अलाई का मतलब है अलाउद्दीन, है ना, अलाई मतलब अलाउद्दीन से रिलेटेड। तो इन्होंने अलाई मीनार बनवाई थी और ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ठीक है, अलाई मीनार कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में मिलेगी। इनका ये आप कह सकते हो गोल था, एम था अलाउद्दीन खिलजी का, कि एक मैं भी मीनार बनाऊं जो कि कुतुब मीनार से भी, ये जो कुतुब मीनार है इससे भी ऊंची हो, लेकिन इसकी एक ही मंजिल बन पाई और पूरी मंजिल नहीं बन पाई, और फिर आगे नहीं बढ़ पाई, है ना, उनकी डेथ हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो यहीं तक ही रह गई। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आज भी आप जाओगे कुतुब मीनार घूमने तो आपको दिख जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर वहीं पे ही, है ना, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। आगे देखो, इन्होंने एक सिरी फोर्ट बनाया। ठीक है भाई, ये आपको सिरी फोर्ट दिखेगा, और आप तो इसके रिमेन्स वगैरह रह गए हैं, आप देखोगे रिमेन्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे ना, टूटे फूटे, तो यही रह गए हैं। और इसके पीछे कहानी ये है सिरी फोर्ट की, कि इनकी मंगोल से लड़ाई हुई थी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी की। और ऐसा कहते हैं कि जो मंगोल्स को इन्होंने मंगोल्स को हराया, उसके बाद 1.5 लाख मंगोलियंस का सर, है ना, कितने, 1.5 लाख, ये तो 1,60,000 बन गया था, 1.5 लाख मंगोलियंस का सर इन्होंने इस फोर्ट की बुनियाद में रखा, है ना, मंगोल से जीतने के बाद कटवा के इस बुनियाद में रखा,
उसके ऊपर ये इन्होंने अपना एक किला बनाया जिसका नाम क्या था, सिरी। जो सिरी वर्ड है ये सर से ही आया है ना। सिरी सर होता है ना हमारा हेड, सर मतलब होता है हेड, हेड को हिंदी में सर बोलते हैं, तो उसी से ही वर्ड आया है सिरी, सिरी फोर्ट। ऐसा काफ़ी हिस्टोरियंस कहते हैं, पर पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, वो तो अलाउद्दीन खिलजी जाने। ठीक है, तो ये इसके पीछे कहानी थी। और सिरी फोर्ट के अंदर इन्होंने नया शहर बसाया, मैंने बताया यहाँ पे इन्होंने अपना किला भी बनाया था। और जो हौज खास शहर है उसी के आसपास था। और जो हौज खास में मैंने आपको लेक भी दिखाई थी एक, है ना, लेक बनवाई थी, वो भी इसलिए बनवाई थी ताकि जो सिरी में लोग रहेंगे या फिर हौज खास में लोग रहेंगे उनको उनके पानी का इंतजाम हो पाए अच्छे से, है ना, गर्मी के अंदर। इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आगे देखो, और ये भी तो है एक, है ना, जमात खाना मॉस्क। ये आपको, आपने वो निज़ामुद्दीन एक जगह है ना, दिल्ली के अंदर, जहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया एक हमारे सूफी सेंट हैं, वो वहाँ पे उनकी दरगाह है ना, उसी के पास आपको एक मस्जिद मिलेगी, जमात खाना मॉस्क के नाम से भी कहते हैं इसको। और ये मॉस्क भी, ये है ना, ये वाली मॉस्क भी आप कह सकते हो दरगाह, दरगाह नहीं, इसको मॉस्क होती है आपकी मस्जिद, है ना। दरगाह अलग होती है, मस्जिद अलग होती है। दरगाह और मस्जिद में अगर चलो मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ आज। दरगाह जो होती है आपकी, और एक होती है आपकी मस्जिद। जो मस्जिद होती है इसके अंदर क्या करे जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए बनाई जाती है मस्जिद, ठीक है। और सारी मस्जिद का जो फेस होता है इंडिया के अंदर वेस्ट की तरफ फेस होता है। अब आप लोगों का ये होमवर्क है, बताओ कि सारी के सारे जितनी भी मस्जिद हैं सबका फेस वेस्ट की तरफ क्यों है ना। ईस्ट की तरफ भी तो फेस बना सकते हैं, या साउथ नॉर्थ की तरफ भी, तो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट की तरफ फेस क्यों बनाते हैं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे, ठीक है। याद रखना, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हैं। दरगाह होती है आपकी सूफी सेंट की। दरगाह के ऊपर आप देखोगे कोई एक सूफी सेंट, आगे हम पढ़ेंगे, सूफीज़म के बारे में आगे बताऊंगा आपको। जो सूफी सेंट थे या सूफी आप कह सकते हो संत थे, है ना, इस्लाम के ही एक अलग आप कह सकते हो डिवीज़न है सूफीज़म। उसके जो बाबा जी होते हैं सूफी सेंट, है ना, इनकी जब डेथ हो जाती है तो इनकी वो क्या कहते हैं, उनकी कब्र बना दी जाती है ना। उसके ऊपर आप देखोगे दरगाह वही होती है, और जाते हैं यहाँ पे वो चद्दर चढ़ाते हैं और फिर मन्नत मांगते हैं, है ना। जैसे कि आपको उसकी मिलेगी, क्या नाम है उनका, सलीम चिश्ती की, है ना, अजमेर की दरगाह काफ़ी फेमस है। अकबर ने भी मन्नत मांगी थी कि मेरे को लड़का हो, तब उनको जाके जहांगीर हुआ था, इसलिए जहांगीर का नाम उन्होंने सलीम के नाम पे रखा, ठीक है। तो एक जैसे आपको एग्जांपल मैंने दिया, तो ये होती है दरगाह। दरगाह होती है सूफी सेंट की, है ना, जो संत होते हैं, इनके ऊपर चद्दर वगैरह चढ़ाते हैं ना, और मन्नतें वगैरह मानते हैं लोग, ठीक है। और जो मस्जिद होती है, मस्जिद को बोला जाता है मॉस्क, है ना। तो ये क्या है, मस्जिद है, ये मॉस्क है ना। जमात खाना मॉस्क जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। तो ये 4-5 मैंने आपको जो बताए, इनके आर्किटेक्चर वगैरह आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वो आएगी तुगलक के ऊपर, और तुगलक के ऊपर आएगी, और इसकी जो क्या नाम है इसका, ये PDF ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।